हे गाइस, आई एम नितिन कुमार सिंह। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एडिटोरियल एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग द हिंदू के। आइए स्टार्ट करते हैं। आज है 22 मार्च। आज सैटरडे है तो ज़्यादा कुछ खास आर्टिकल्स रहते नहीं हैं। आइए देखते हैं हाल ही में क्या हुआ है कि बिहार गवर्नमेंट ने डिमांड अपनी सबमिट की है 16th फाइनेंस कमीशन के सामने कि बिहार को चाहिए स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। ठीक है। ये जो डिमांड है ये बिहार के साथ साथ आंध्र प्रदेश भी करता रहा है। जब से ये डिवाइड हुआ है, तेलंगाना बन गया नया स्टेट, उसके बाद से। इस टॉपिक को आप जीएस पेपर 2 से कनेक्ट कर सकते हो। अब ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस होता क्या है? 1969 में आया था फर्स्ट टाइम ये। इसमें बताया गया कि कुछ पैरामीटर्स हो गए। ठीक है, कुछ पैरामीटर्स दिए जाएंगे। कौन कौन से स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के अंदर आएगा, उसको कुछ अलग बाकी स्टेट के कंपैरिजन में अलग फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें जो पैरामीटर था, पहला तो आपका जो एरिया वो हिली रीजन में होना चाहिए। ठीक है। दूसरा ये बोला गया कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन होना चाहिए आपका। स्ट्रेटेजिक लोकेशन का मतलब हो गया कि आप किसी कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर कर रहे हो। ठीक है, बॉर्डर शेयर कर रहे हो तब। देन जो आपका लोअर पॉपुलेशन बेसिस पे, मतलब कि लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी है या फिर एक साइजेबल अमाउंट में ट्राइबल पॉपुलेशन वहाँ पे रहती हो। इकोनॉमिक और फाइनेंस, इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आपका स्टेट पीछे हो बाकी स्टेट के कंपैरिजन में। आखिरी में कि आपका जो स्टेट है वो एक, मतलब कि वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, तब आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में शामिल किया जाएगा। इनिशियली इसमें असम था, नागालैंड था एंड जे एंड के था। इसके बाद इसमें ऐड किया गया उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश को। इसमें अब फाइनेंशियल असिस्टेंट किस बेसिस पे दिया जाएगा तो बताया गया इसके लिए है गाडगिल फॉर्मूला। ये भी आपका 1969 में आया था इसके साथ। इसे टाइम टू टाइम अपडेट किया गया, इसका भी अपडेट हुआ। फिर आया गाडगिल मुखर्जी फॉर्मूला 1991 में। ठीक। फिर आपका आता है 14th फाइनेंस कमीशन 2015 में। इसने क्या किया कि प्लानिंग कमीशन को ख़त्म किया कि अब से कोई प्लानिंग कमीशन नहीं होगा। इसके बदले में क्या आएगा? नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसी के साथ साथ क्या हुआ, जो ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो फंडा था, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का जो फंडा था उसे भी बंद कर दिया गया। तो ये अभी तक की स्टोरी है। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया तो ऑब्वियस ही बात है कि जो स्टेट को असिस्टेंट मिल रहा था उन लोगों ने आवाज़ उठाया। तो गवर्नमेंट ने बताया कि ये स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो असम, नागालैंड, जे एंड के, इन सब से हटाया गया है। प्लस आपका नया जो ऐड हुआ था उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इन सब को गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम से हेल्प करेगा। ठीक है, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ ना कोई स्कीम लाएगा, इससे हेल्प करेगा। जैसे बिहार का डिमांड रहता है, आंध्र प्रदेश का डिमांड है स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए। तो हाल ही में आपने बजट में देखे होंगे, मखाना बोर्ड से लेके कई नए नए स्कीम्स लॉन्च किए गए इन स्टेट को प्रमोट करने के लिए। तो इस तरीके के स्कीम्स गवर्नमेंट लाएगा अपनी तरफ से और इन्हें पुश करेगा, फाइनेंशियली स्ट्रांग बनाने की कोशिश करेगा। तो ये बेसिक सा न्यूज़ था कि इसमें बताया गया है कि बिहार ने डिमांड किया है 16 फाइनेंस कमीशन को कि भाई हमें स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड किया जाए। आइए दूसरे आर्टिकल की तरफ देखते हैं।
एडिटोरियल बेसिकली बात कर रहा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में, इसे क्रिटिसाइज कर रहा है बेसिकली। यहाँ पे जो राइटर है जैन, ये बेसिकली यूपीए गवर्नमेंट में जो भी सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड स्कीम्स होते थे उसमें वर्क किए हैं, तो इसे क्रिटिसाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट कुछ वैलिड पॉइंट है, उन पर नज़र डालेंगे हम लोग जो हमारे यूपीएससी एग्जाम में काम आएगा। इसे जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट स्कीम या फिर आप सोशल जस्टिस से भी इसे कनेक्ट कर सकते हो। इस स्कीम के बारे में जान लेते हैं कि है क्या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये स्कीम है क्या? बेसिकली ये स्कीम जो भी प्रेग्नेंट वूमेन है उनके लिए लाया गया है। ये इसमें क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाएगा, डीबीटी, मतलब कि जो भी प्रेग्नेंट वूमेन है उन लोगों के अकाउंट में डायरेक्ट पैसा भेजा जाएगा जिनका भी बैंक अकाउंट आधार से कनेक्टेड है। तो ये सभी के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उन वुमेन के लिए जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में या फिर आप बोल सकते हो इनफॉर्मल सेक्टर्स में काम कर रही है। क्या होता है कि जब ये लोग प्रेग्नेंट होती है तो इनके जो डेली बेसिस पे उनको सैलरी मिलता है ना, वेजेस मिलती है, तो इस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो उनके न्यूट्रिशन प्रॉपर मिल सके, हेल्थ केयर प्रॉपर हो सके, उसके लिए ये फंड प्रोवाइड किया जाता है इन लोगों को। अब सेंट्रल गवर्नमेंट करती क्या है कि इसमें ये लोग इनको 5,000 रुपये प्रोवाइड करती है, ठीक। बट कुछ कंडीशंस है, कुछ कंडीशंस है, जैसे कि ये सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे को कवर करती है। सेकंड बच्चे को तभी कवर करेगी जब दूसरा जो चाइल्ड होगा वो गर्ल होगी, लड़की होगी, तभी ये दूसरे बच्चों को भी ये पैसे आपको मिलेंगे। और ये जो 5,000 रुपये है वो आपको एक बार में नहीं मिलेगा, ये 3 इंस्टॉलमेंट में मिलता है। 3 इंस्टॉलमेंट का मतलब है पहला इंस्टॉलमेंट तब मिलेगा जब आप जाते हो हॉस्पिटल में और अपने आप को रजिस्टर्ड कराते हो कि आप प्रेग्नेंट हो, तो अब तब उस समय आपको 1,000 रुपये मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। सेकेंड टाइम होता है जब 6 मंथ बाद आप रेगुलर चेकअप नहीं होता, जाते हो और रजिस्टर्ड कराते हो 6 मंथ बाद कि हाँ मैंने चेकअप करा लिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, तब आपको 2,000 रुपये प्रोवाइड होता है। देन जब आप आखिरी का जो इंस्टॉलमेंट मिलता है आपको, वो मिलता है जब आपका बेबी हो जाता है, तब आपको मिलता है 2,000 रुपये। ये हो गया आपके 5,000 रुपये, ठीक है, 5 के। बट 1,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलता है जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत, आपको 1,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि कितना हो गया, 6,000 का ये स्कीम है। 5,000 आपको मिल गया प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से, 1,000 मिल गया आपको जननी सुरक्षा योजना से, ठीक। तो ये बेसिक स्कीम में ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेता है यूपीएससी में, और मेंस में तो बन ही जाता है कि इससे रिलेटेड आपसे पूछ लेगा कि जो भी ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, ये ये है क्या, इसके चैलेंजेस क्या है, ठीक है। वे फॉरवर्ड भी आपसे पूछ लेगा, ठीक है, कि वे फॉरवर्ड बताइए किन इशूज़ को ये फेस कर रहा है आज के डेट में। तो आज बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स ये फेस कर रहा है। तो जो राइटर है वो बोलते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अंदर ये 6,000 रुपये सभी जो भी बच्चे हो रहे थे, न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, प्रेग्नेंट वूमन को ये दिया जा रहा था। बट ये बात याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ इनफॉर्मल सेक्टर के लिए है, ये इसमें फॉर्मल सेक्टर कवर नहीं है। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं उन औरतों को ये पैसे दिए जाएंगे। और यहाँ पे याद रखिएगा ये सभी बच्चों के लिए था, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट चाइल्ड सेकंड चाइल्ड, ऐसा कुछ नहीं था। राइटर बोलता है कि इन्फ्लेशन को देखिए, 2013 से अब हम लोग 2025 में हैं, अब इस अमाउंट को बढ़ा करके 12,000 रुपये हो जा कर देना चाहिए गवर्नमेंट को। दूसरी बात ये बोलते हैं कि जो आपने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है कि सिर्फ और सिर्फ पहले चाइल्ड को ये पैसे मिलेंगे, जो ये 5,000 प्लस 1,000 6,000 रुपये है, इसे रोक के नहीं रखना चाहिए जैसे कि पहले था। और जैसे मैंने आपको बताया था, और सेकंड चाइल्ड को तभी मिलेगा जब वो गर्ल होगी, जो कि वायलेशन है यूनिवर्सल मैटरनिटी बेनिफिट्स स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। इसका आप वायलेशन कर रहे हो, मतलब जो भी बेबी हो आपको ये पैसे जो 6,000 है वो सभी को प्रोवाइड करना चाहिए। देन राइटर बोलते हैं कि मिनिस्ट्री आर्टिकल सॉरी आरटीआई एक्ट सेक्शन 4 में ये बताया गया है कि पार्लियामेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी लोगों को मिलना चाहिए, जो भी हम आप सबको ये इन्फॉर्मेशन पब्लिकली अवेलेबल होना चाहिए। बट
गवर्नमेंट ने इस स्कीम के अंदर कितने लोगों को कवर हुआ है, कितने लोगों को बेनिफिट्स मिल रहा है, कितने फंड्स अभी तक खर्च किए गए, इस तरीके का इंफॉर्मेशन आज के डेट में पब्लिकली अवेलेबल नहीं है। आरटीआई की हेल्प से राइटर बोलते हैं कि देखो हम लोगों को क्या इन्फॉर्मेशन मिला है आज की डेट में। 2019-20 में 36% लोग कवर हुए थे इसके अंदर, जो कि घट के 2023-24 में ये सिर्फ 9% हो गया। बाकी जो स्टेट लेवल पे जो स्कीम्स चल रहे हैं उसको देख लेते हैं। उड़ीसा 64%, अब जो वहाँ पे प्रेग्नेंट वुमेन है उनको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। स्टेट लेवल की बात हो रही है जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। तमिलनाडु 84% है। वहीं पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो कि अभी बात की 10% बताया जा रहा है। राइटर बोलते हैं कि देखिए जो आपने फंड एलोकेट किया है ये 2023-24 में वो कितना था, 870 करोड़ रुपए, जो कि बहुत कम है। इसके बढ़ा करके आपको 12,000 करोड़ रुपए एनुअली कर देना चाहिए। अगर आपको 90% जो इंडिया की पॉपुलेशन प्रेग्नेंट वुमेन है उनको अगर कवर करना है 6,000 रुपये के अंदर, तो आपको फंड मतलब कि आपको ये जो फंड एलोकेट कर रहे हो उसे बढ़ा दो। जो फॉर्मल सेक्टर में है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वुमेन काम कर रही है उनके लिए आपने क्या किया, अमेंडमेंट लिया है मैटर्निटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसमें क्या किया आपने, जो उनको लीव था पेड लीव वो 26 वीक तक कर दिया, जो कि अगर WHO का स्टैंडर्ड देखो आप, ये 14 वीक का बोलता है वो लोग। मतलब कि राइटर बोल रहे हैं कि आपने इनके लिए तो बहुत बढ़िया कर दिया, बट आप अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए क्या वर्क कर रहे हो। और जो रही गई कसर थी वो आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम ला दिया आप, ठीक है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की बात किया था हमने, इसमें कई सारी प्रॉब्लम्स आती है, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ गया। कई बार क्या होता है कि नेटवर्क रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाती है, तो जो हॉस्पिटल में जो गए वो होते हैं महिलाएं उस दिन उनका काम नहीं होता, एक तो वो प्रेग्नेंट, ऊपर से उनको बार बार आना पड़ता है इस चीज़ के लिए वेरिफिकेशन के लिए। देन ये लोग डेली वेजेस वाले वर्कर हैं, तो जो थंबनेल ये लोग लगाते हैं वो कभी करके होता है उनका थंब प्रिंट गायब हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम फेस होती है। तो राइटर बोल रहे हैं कि इस तरीके का ये जो आपने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र या फिर आधार बेस्ड सिस्टम कर दिया इसे हटाने की ज़रूरत है। तो ये बेसिक सा एडिटोरियल था, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कल को पूछ लेता है कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना क्या है, इसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और वे फॉरवर्ड, आप इजीली लिख पाओगे। आइए देखते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। यह आर्टिकल डील कर रहा है कि अभी हाल ही में हमारे PM फैब में गए हुए थे US। वहाँ पे हमने ट्रम्प को प्रॉमिस किया कि भाई साहब हम लोग आपसे आने वाले टाइम पे ऑयल इंपोर्ट कराएंगे। अब US ऑयल की क्या ज़रूरत पड़ गई हमें, हम लोग तो पहले ही अभी हाल ही में हमने कतर से भी कई सारे डील साइन किए हैं नेचुरल गैस और ऑयल्स को लेके, ठीक है। रसिया के साथ तो हम लोगों का टाइप चल ही रहा है, डिस्काउंट प्राइस पे हम लोगों को मिल रहा है वहाँ से। तो अब अमेरिका को हम लोग क्यों शामिल कर रहे हैं कि हम लोग आपसे भी परचेज करेंगे। तो इसी के बारे में ये आर्टिकल बहुत डिटेल मैनर में हमें समझा रहा है। इस टॉपिक को आप GS पेपर 2 IR इंटरनेशनल रिलेशन से कनेक्ट कर सकते हो। इंडिया तीसरे नंबर पे आता है, चाहे आप बात करो इंपोर्ट या कंज्यूम करने की बात करो ये क्रूड ऑयल को, तो तीसरे नंबर पे आते हैं हम लोग। तो हम लोग अमेरिका के पास जाते हैं, हमारे PM जाते हैं, बोलते हैं कि यार कोई बात नहीं, इतनी बड़ी डिमांड है हम लोगों की और जो साल भर साल इंक्रीज हो रहा है, हम भी आपसे कुछ ऑयल परचेज कर लेंगे। सडनली हमने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि ट्रम्प आए, इन्होंने बोला मैं देखता हूँ कि कई सारे कंट्रीज हमसे ट्रेड कर रहे हैं और हम लोग डेफिसिट में चल रहे हैं, यानी कि इंडिया सरप्लस में है ट्रेड में अमेरिका के मामले में। तो उसी को मिनिमाइज करने के लिए और एक्स्ट्रा टैरिफ इंडिया पे ना लगे, तो हमारे PM ने बोला कि एक काम करते हैं, जो ऑयल अभी तक आप हमें सप्लाई कर रहे हो आने वाले टाइम में इसको 2 गुना कर देते हैं, 2x कर देते हैं, ठीक। हैप्पी। साथ ही साथ हम लोगों का भी कुछ पर्सनल रीजन भी थे कि पहला तो ये था कि डाइवर्सिफाई करना है हमें, अपनी एनर्जी डिपेंडेंसी कुछ कंट्रीज़ पे है। जैसे कि आज की डेट पे 85% जो क्रूड ऑयल है हम लोग इंपोर्ट कराते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट कराते हैं। पिछले साल ही ये इंक्रीज होके 87% हो गया। ऑब्वियस ही बात है, डेवलपिंग कंट्री है हम लोग, ऑयल की नीड तो इंक्रीज होती रहेगी। तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, जैसे कि रसिया यूक्रेन वॉर चल रहा था, रसिया को पैसे की जरूरत थी, उस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे हुए थे, तो इसने हमें डिस्काउंट प्राइस पे
काफ़ी अच्छे प्राइस पे ऑयल बेचा इंडिया को। इससे क्या हुआ, 40% जो ऑयल नीड थी वो हमारा सिर्फ और सिर्फ रसिया फुलफिल कर रहा था। ठीक, बेस्ट पार्ट चल रहा था। हमारी जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो काफ़ी डाइवर्सिफाई है पहले से ही, जैसे कि रसिया से ले रहे हैं हम लोग, यूएस है, ब्राज़ील है हमारे पास, कनाडा है, प्लस मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज़ है। ठीक, सपोज करो कनाडा से वैसे ही बन नहीं रही है, हमने इनसे ऑयल लेना बंद कर दिया, इंपोर्ट कराना बंद कर दिया, भाई हम आपसे डील नहीं करते, हम किसी और कंट्री से कर लेंगे, मिडिल ईस्ट में किसी कंट्री से कर लेंगे। कल को मिडिल ईस्ट की कहानी हमेशा यही रही है कि डिस्टर्ब रहता है ये रीजन, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया, कोई बात नहीं, हमारे पास बाकी ऑप्शन है, रसिया, यूएस है, ब्राज़ील है, इनसे हम लोग इंपोर्ट करा लेंगे। तो इस तरीके का डाइवर्सिफाई इंडिया चाहता है कि हम किसी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे। ये जो 87% है पिछले साल तक, ये 90 भी हो सकता है आने वाले टाइम पे, जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट है। तो इतने बड़े डिमांड को हम फुलफिल कर सके एक अच्छे प्राइस पे। ज़्यादा डिपेंडेंसी किसी एक कंट्री के पास रहेगा और कोई कुछ कंट्रीज को हम लोग उदास करके रखेंगे, नाराज़ करके रखेंगे, कल को पता चला अरे ये तो हमारे पास अब आ रहे हैं, क्योंकि सपोज करो मिडिल ईस्ट में कोई प्रॉब्लम आ गया, तो ये बोलेगा चलो हायर प्राइस पे हम आपको सेल करेंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि इनके साथ हमारा रिलेशंस इंप्रूव रहे। दूसरा रीज़न ये है कि हम लोग क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब इसमें हमें यूएस हेल्प कर सकता है। यूएस हेल्प कर सकता है कैसे? एक तो इनके पास ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है, तो इसमें इंडिया की हेल्प कर सकते हैं ये लोग। इथेनॉल हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, बायोडीजल हो गया, बायोगैस हो गया। ठीक है, तो ये सब हमारी जो डिमांड है वो आराम से यूएस फुलफिल कर सकता है। साथ ही साथ अमेरिका ने कई चीज़ों में प्रॉमिस भी कर दिया ट्रंप ने, कि अच्छा अगर तुम ये बात कर रहे हो कि हमसे आप आने वाले टाइम पे ऑयल परचेज करोगे, 2 गुना बढ़ा दोगे, तो चलो ट्रंप ने खुद होकर बोला कि चलो मैं कुछ चीज़ों में आपकी हेल्प कर दूंगा, जैसे कि इंटरनेशनल एनर्जी एनर्जी एजेंसी में आपका परमानेंट मेंबरशिप दिला दूंगा, फुल मेंबरशिप दिलवा दूंगा आपको। ठीक है, अगर ऐसा फुलफिल हुआ। चलो आपको न्यूक्लियर एनर्जी में कोई हेल्प चाहिए, मतलब न्यूक्लियर एनर्जी के हेल्प से आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है, इसकी टेक्नोलॉजी मैं आपसे शेयर कर दूंगा, आप करके तो देखिए। तो ये सब चीज़ें अमेरिका हमसे प्रॉमिस कर चुका है आने वाले टाइम पे। और जो फ्यूचर रोड मैप है इंडिया के लिए, जो रोड मैप है, जो हम लोगों ने हमेशा सोच रखा है कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे फोकस करें। ठीक है, तो उसमें ये सब चीज़ें जो जो मैंने बताई आपको कि अमेरिका हमारी हेल्प कर सकता है, वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि क्रूड ऑयल पे ज़्यादा डिपेंडेंसी भी सही नहीं है। तो हम लोगों की जो इथेनॉल नीड है, बायोगैस हो गया, बायोडीजल हो गया, ठीक है, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, ये सब में अमेरिका हमारी हेल्प कर सकता है। तो ये था